हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 18 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। भीमा ने जब कहा तो अदिति ने एक बार फिर दुपट्टे का पल्लू आगे तक लिया और बैठक की तरफ बढ़ गई। इधर मिस्टर खन्ना को परेशान देख आदित्य बाबू ने कहा, खन्ना, परेशान मत हो। अगर मेरे पोते ने गलती की है तो अब हम दोनों मिलकर इसे सुधारेंगे। मिस्टर खन्ना उनकी बातों को समझ नहीं पाए, पर फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। इधर अदिति बैठक में आई तो जिधर से वह आ रही थी उस तरफ खन्ना की पीठ थी, तो अदिति पहचान नहीं पाई। उसे लगा शायद कोई होंगे दादू के दोस्त। वह बेहद सधे हुए कदम से दादू के पास गई और बड़ी अदब से बोली, जी दादू। आदित्य बाबू कुछ बोलते उससे पहले ही उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर खन्ना ने उसकी तरफ देखा। तभी अदिति की भी नज़र डॉक्टर खन्ना पर पड़ गई और नज़र मिलते ही मिस्टर खन्ना चौंकते हुए उठ खड़े हुए। अदिति को एक नई नवेली दुल्हन की तरह देखकर काफ़ी चौंक गए। वहीं अदिति को भी घबराहट के कारण माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और अपने कदम पीछे कर लिया उसने। अदिति बेटा, तुम यहाँ क्यों और कैसे? और वाकई तुमने शादी कर ली? नमस्ते अंकल जी। मिस्टर खन्ना बैठिए। और भला मैं क्यों झूठ बोलूँगा? मैंने आपसे कहा ना, अब वो मेरी बहू है। दोनों ने पूरे रीति रिवाज से कल रात ही शादी कर ली। अदिति की नज़रें अब तक झुक चुकी थी। हाँ बेटा, पर क्यों? देखो, मैं जानता हूँ, हो सकता है मेरे घर में तुम्हें किसी चीज़ की कमी हुई हो या तुम्हें वहाँ रुकने का मन नहीं था, पर मैंने तो कहा था तुम्हें कि मैं दिल्ली लौटते ही तुम्हारे लिए कोई जॉब ढूंढ दूँगा। फिर? और वाकई क्या तुमने शादी कर ली? शादी हो गई तुम्हारी? मेरा मतलब तुम्हारी मर्जी से हुई या वह अर्नब सिंघानिया ने ज़बरदस्ती लाया है? अदिति ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें भर आई थी। क्या बात है, बोलो बेटा, बोलो। अदिति ने कुछ नहीं बोला। वहीं आदित्य बाबू ही चुपचाप बैठे सुन रहे थे। भीमा भी वहीं मौजूद था। देखो बेटा, भले ही कुछ महीनों का हमारा साथ है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ हो, अपना पिता नहीं समझती हो, लेकिन मैं दिल से तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ, अपनी संतान समझता हूँ, तो तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा। तो बोलो बेटा, क्या परेशानी थी और अचानक इस तरह शादी क्यों कर ली? अब अदिति ने अटकते हुए कहा, जी अंकल, मैंने अपने मर्जी से शादी की है। इन्होंने कोई फोर्स नहीं किया। हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा तो उनका प्रपोजल मुझे सही लगा और मैंने इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन इस तरह अचानक इतनी जल्दी क्यों? और मुझे पूछना तो दूर, एक बार बताया तक नहीं। अगर तुम्हें मंजूर भी था, पसंद भी आया, तो हम धूमधाम से, मेरा मतलब अच्छे से सबकी उपस्थिति में तुम्हारी शादी करवाते। तुमने बहुत जल्दबाजी में शादी कर ली बेटा। सॉरी सर, लेकिन इतनी भी जल्दी कहाँ है? पिछले कितने महीनों से तो मैं उन्हें जानती हूँ। हॉस्पिटल में जब मुझे होश आया तभी भी वो थे और अक्सर मिलने आते ही रहते थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद भी उन्होंने ही मेरे लिए रहने की व्यवस्था की थी। बहुत अच्छे से जानती हूँ। और फिर कमी ही क्या है इनमें? सुन लिया डॉक्टर खन्ना, मैंने कहा था ना, बेवजह नाराज़ मत हो। ठीक है बेटा, अपने कमरे में जाओ तुम। देखो खन्ना, तुमने जो कुछ भी कहा वह सब मैं मानता हूँ, पर बच्चों के बारे में भी तो सोचो। यंग है वे, एक दूसरे के विचार मिले होंगे तो चाहते बड़ी होंगे, तो बंध गए रिश्ते में। तो फिर परेशानी क्या है? और मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम ही कहते हो कि वह बच्ची अकेली है, तो उसके लिए भी अच्छा है और मेरे पोते के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी वो 27 साल का ही है। आखिर इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे अकेले बिताता और कब तक अकेला रहता? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सर?
उस बच्ची ने भले ही कहा कि मुझे अर्नब ने फोर्स नहीं किया या अपनी मर्जी से की है, पर मैं जानता हूँ मेरी बच्ची को उसने इतना धमकाया है कि वह सब जानते हुए भी मुंह नहीं खोल रही है। उसकी नज़रें बता रही थी कि वह सच नहीं बोल रही है। मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा। मेरी एक बेटी से प्यार किया और उसकी जान ले ली, पर अब दूसरी बेटी की जान नहीं लेने दूँगा। मैं भले ही यह मेरी सगी बेटी नहीं है, मैंने इसे जन्म नहीं दिया, पर अस्पताल में दिन रात उसके साथ रहा हूँ, इसका इलाज किया हूँ, एक तरह से दूसरा जीवन दिया है मैंने इसे, तो मुझे इसके जीवन के सही गलत का फैसला लेने का हक है और उसके लिए क्या सही है यह मैं तय करूँगा। मिस्टर आदित्य जी चुपचाप बस खन्ना की बातें सुन रहे थे। वे कुछ बोले नहीं। सर, आप इस तरह गुमसुम क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। बैठिए मिस्टर खन्ना, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे आप। सर, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? जैसे तुम कह सकते हो वैसे ही। सबसे पहले तुम शांत रहो। ज़रूरी नहीं एक बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ या हादसा हुआ तो सबके साथ हो। नहीं सर, मुझे लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। आपका पोता बहुत लापरवाह है और आज तक जो भी उसके साथ रहा है वह खुश रहना तो दूर, उसकी अकाल मौत हुई है। नहीं, तुम जो बोल रहे हो उसमें पूरी तरह सच्चाई नहीं है और यह सिर्फ तुम्हारे मन के अंदर जो डर बसा हुआ है उसकी वजह से है। तुम ज़्यादा सोच रहे हो। सर, डॉक्टर मैं हूँ और यह आप मुझे बता रहे हैं। मैं भला क्यों ज़्यादा सोचूंगा, और अगर सोचता भी हूँ तो क्या गलत है? मैंने अपनी बेटी खोई है। दर्द तकलीफ़ पिछले 2 साल से मैं झेल रहा हूँ। अकेले कैसे जी रहा हूँ मैं जानता हूँ। अगर अपने बारे में तुम जानते हो तो फिर मेरे और अर्नब के बारे में भी अवश्य जानते होंगे। हमारा भी दर्द अवश्य महसूस करते होंगे, क्योंकि हम भी तो अकेले ही हैं। हमने भी तो अपनी बहू खोई है, उसने भी अपनी जीवन संगिनी खोई है। उसकी जो हालत पिछले 2 सालों में हुई है उसका भान समझ तुम्हें बखूबी होगा। फिर और ज़रूरी नहीं कि तुम डॉक्टर हो तो सर्वज्ञ हो। तुम में भावनाएं नहीं, डर नहीं हो। वाकई सर, मुझे डर नहीं है, किसी का डर नहीं, पर मैं कहता हूँ कि डर है तुम्हारे अंदर, किसी के खोने का डर, किसी अपनों के खोने का। इसलिए तुम्हें इतनी नाराज़गी है। एक बात बताओ, तुम्हारी नाराज़गी किस वजह से है? तुम्हारी बेटी की शादी हुई इस वजह से या मेरे पोते के साथ हुई इस वजह से? अगर वह तुम्हारी बेटी है फिर भी उसे जीवन भर अपने साथ तो नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी थी तुम्हें। अब डॉक्टर खन्ना ज़रा शांत हुए। देखो, तुम्हारी सारी बातों पर मुझे यकीन हो रहा है। तुम जो कह रहे हो वही सच है। तुमने उसे अपनी बेटी मान लिया है, एक नया जीवन दान दिया है, तो वह तुम्हारे पीठ पीछे इस तरह शादी क्यों किया? तुम कंप्लेंट भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यह गलत निर्णय होगा। तो इसके बजाय अगर हम दोनों मिलकर एक सही निर्णय ले तो फिर तुम्हारे परिवार के साथ हमारे परिवार में भी खुशियाँ आ सकती है। मतलब सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझा नहीं। यही डॉक्टर कि पुलिस कंप्लेंट करने से या अर्नब के खिलाफ़ कोई एक्शन लेने के बजाय तुम समझदारी से काम लो, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। क्या सर, साफ साफ बताइए ना, यूँ पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं? आखिर मेरे पोते ने तुम्हारी बेटी से शादी कर ली, इसमें तकलीफ़ क्या है? दोनों बालिग हैं और अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। और एक बात, मेरे पोते में क्या कमी है? क्या तुम्हें लगता है मेरे पोते से अच्छा दामाद तुम्हें मिल सकता है? फिर तुम्हें डर किस बात का है? डॉक्टर खन्ना को कुछ नहीं सूझा। वह बगले झांकने लगा। मैं बताता हूँ, तुम्हें डर इस बात का है ना, मन में यह बात बैठ गई है कि मेरे पोते के साथ कोई खुश नहीं रह सकता। पर मुझे देखो, भीमा को देखो, हम तो साथ में ही हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। 2 दिन पहले ही मुझे अटैक आया था, उसके पहले बीपी शुगर लो हो गया था, मैं बेहोश हो गया था, पर मरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुमने इतनी बड़ी सच्चाई बताई मेरे पोते के बारे में,
फिर भी मैं सामान्य रहा। तो जिसको जिस तरह जाना रहता है वह जाता ही है। इंसान अपने मन को तसल्ली देने के लिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है, एक ठिकरा फोड़ देता है। वही तुम कर रहे हो। तो ठंडे दिमाग से सोचो और दोनों को अलग करने के बजाय हम एक कर दे तो हम दोनों के परिवार की खुशियाँ लौट जाएगी। डॉक्टर खन्ना ने तुरंत मिस्टर सिंघानिया की तरफ आंखें फाड़ कर देखा। हाँ खन्ना, वाकई खुशियाँ लौट जाएगी। तुम्हें बेटी दामाद मिल जाएंगे और मुझे भी बेटा बहू। दोनों परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। डॉक्टर खन्ना अभी चुप रहे। देखो, तुम जो सोच रहे हो मैं समझ रहा हूँ, तो परेशान मत हो सकता है जल्दबाजी में शादी की है तो थोड़ा वक्त दो, दोनों को समझने में समय लगेगा। तो उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। क्या सर? ये कि मैं बहू का वीज़ा पासपोर्ट बनाकर जल्द से जल्द इसे भी अर्नब के पास भेज देता हूँ और उसे कह देता हूँ कि कुछ महीने यहाँ नहीं आने के लिए, दोनों को करीब लाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कब से दोनों की बात सुन रहा, अब ही माँ को और रहा नहीं गया। वह चौंक कर दोनों को देखने लगा। तू क्यों ऐसे आंखें फाड़ कर देख रहा है? तुझे भी कुछ कहना है? बोलना है तो बोल दे। सुनकर भीमा ने कुछ देर तक खाली मुंह को चबाया और ज़बरदस्ती की छोटी सी मुस्कान दिखाकर कान के पास खुजली करने लगा। अरे, कुछ कहना चाहते हो तुम भी तो कहो, बोलो। अब उसे नहीं रहा गया और उसने अपना मुंह खोल दिया। दादाजी, आप लोग जो सोच रहे हैं वह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, लेकिन जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। यह तुम अब क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो? साफ साफ बोलो। सर, भाई ने मना किया है। फिर ठीक है, तुम चुप रहो, मैं सीधा अर्नब से पूछ लूँगा। पहुँचने दो, कल बात हो जाएगी उससे। दादाजी, मत पूछिएगा, वह कभी नहीं बताएंगे। बताएगा तो ज़रूर। अगर वह नहीं बोला तो मैं कह दूँगा कि भीमा ने ऑलरेडी सारी बातें, सारी सच्चाई बता दिया है, हमें मालूम पड़ गई है, तो अब छुपाने की ज़रूरत नहीं। भीमा चौंक गया और थूक निगलने लगा। क्या बताना है, जल्दी बता। दादाजी, असल में दोनों ने शादी, देखिए, अदिति को जॉब चाहिए थी और भाई से भी जो गलती हुई थी उसका पूरा प्रायश्चित करना चाहते थे। उसे कहीं सेटल करना चाहते थे, एक सेफ जॉब दिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस घर में आपके लिए केयर टेकर का जॉब ऑफ़र किया, पर आप इधर उन्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। बस इन तीनों समस्याओं का हल इस तरह निकाला इन्होंने। मतलब झूठ मूठ की शादी कर? मुझे लग रहा था इतनी जल्दी वह कैसे शादी कर लेगा, डाउट हो रहा था। मिस्टर खन्ना ने अपना सुर बदलते हुए बेहद उत्सुकतावश पूछा। नहीं सर, इन्होंने ना सच में ना झूठ मूठ में किसी भी तरह से शादी की ही नहीं है। दादाजी ठहाके लगाकर हंसने लगे। क्या हुआ दादाजी, आप क्यों हंस रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ। तुम अभी बोल रहे हो और मैंने सुबह में देख लिया, पता चल गया, पर मुझे नहीं पता था कि इतने जल्दी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। चलो ठीक है, मेरे शक को तुमने यकीन में बदल दिया। पर दादाजी, अगर भाई को पता चला तो फिर मेरी खैर नहीं। तुम्हारी क्या खैर, तो अब उसकी नहीं। वहीं डॉक्टर खन्ना बेहद आश्चर्य से दोनों को देख रहे थे। डॉक्टर खन्ना, सच में इस सब के लिए कहीं न कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। जब मैं उस बच्ची से मिला, उससे मैंने बातचीत की तो मुझे इतनी प्यारी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैंने तभी मन में अर्नब के लिए सोच लिया। और उसने कहा भी कि हम मेरी बैचमेट है, तब तो मैंने पूरा मन बना लिया कि अब यही मेरे घर की बहू बनेगी। उसने मुझे कहा भी कि आपके लिए केयर टेकर ला रहा हूँ, तो मैंने ही जिद किया कि घर में आएगी तो बहू बनकर, केयर टेकर बनकर नहीं। इस सब में मेरे पोते की कोई गलती नहीं है। उसने जो भी किया मेरे कारण किया। हो सकता है वह ये भी सोचा होगा कि मैं दादाजी को कोई खुशी नहीं दे सका,
इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। और इस बच्ची को भी जॉब की ज़रूरत थी तो आसानी से मान लिया होगा। सर, पर अब क्या होगा, क्या करेंगे? तुम बेटी के पिता हो, पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरा बेटा तुम्हें दामाद के रूप में पसंद है? तुम अपनी बेटी को मेरे घर की बहू बनना मंजूर है? दोनों की शादी के लिए तैयार हो? मिस्टर खन्ना ने हाथ जोड़ लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मैं भले ही डॉक्टर हूँ, लेकिन आपने सच कहा, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। मेरे अंदर भी डर था। आपने जो जो कहा वह सब बात सही है, पर मुझे आपकी बातें समझ आ गई हैं और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। सर, पर अब क्या होगा? क्या अर्नब शादी के लिए तैयार होगा? मैंने देखा है उसकी आंखों में जिद, जुनून, एक सनक दिया के लिए। वह किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाएगा, किसी और से प्रेम नहीं करेगा, और शादी का नाम सुनते ही तो मुझे लगता है वह जीवन भर इंडिया नहीं आएगा। तुम दोनों परेशान मत हो, मैं जब चाहूँ तब इंडिया बुला लूँगा। वह यहाँ आएगा भी और अदिति से शादी भी करेगा, वह भी विधिवत। तो अब कल से तैयारी शुरू कर दो। पर कैसे बुलाएंगे दादाजी? भीमा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ सर, अर्नब बहुत जिद्दी है। मैं उसी का दादा हूँ। एक झूठ उसने हमसे बोला, अब एक झूठ हम उससे बोलेंगे, और इसमें साथ दोगे तुम दोनों। सॉरी दादाजी बीच में बोलने के लिए, लेकिन आपको लगता है वह दोनों इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? मेरा मतलब शादी हो भी गई तो दोनों एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? तुम चुप रहो। तुम्हारी एज क्या है? मुश्किल से 25 साल के हो, और दुनिया देखी ही कितनी है तुमने? अरे माना कि दोनों के बीच प्यार नहीं है, लेकिन विश्वास तो है। भीमा दोनों की तरफ बारी बारी देखने लगा। उसकी बातें कुछ समझ नहीं आई। यही कि दोनों को विश्वास है एक दूसरे पर, तब तो इस झूठ मूठ के रिश्ते में बंधे हैं। अगर नहीं होता तो क्या यह झूठी शादी करता वो? जी सर, आपकी बातों में दम है। अरे दम नहीं, बहुत ज़्यादा दम है, और जहाँ विश्वास है प्रेम अवश्य होगा। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। पर क्यों डॉक्टर? अरे अब हम समधी बनने जा रहे हैं, तो चलो खाना खाकर जाओ। मिस्टर खन्ना ने अब की बार आग्रह को इनकार नहीं कर सका और खाना खाने के लिए रुक गए। सर एक बात कहूँ, मुझे तो अब और रहा नहीं जा रहा। जो सबसे नज़दीक का मुहूर्त होगा वही तय करेंगे। इसके लिए भी परेशान मत हो, मैं अभी पंडित जी को बुलाता हूँ और एक अच्छा मुहूर्त निकलवाता हूँ। और बिना देर किए ही पंडित जी को बुलावा भेजा गया, और पंडित जी भी तुरंत अपना पोथी पंचांग लिए भाग कर आए। उन्हें सारी बात समझा दिया और कहा, एक अच्छा लगन देखिए साहब जी, 10 दिन के बाद ही पूर्णिमा के दिन का बहुत ही बेजोर लगन है। उस दिन अगर शादी हो जाती है तो सब मंगल मंगल रहेगा, दोनों जन्म जन्मांतर तक साथ रहेंगे, अकाट्य प्रेम रहेगा दोनों के बीच। फिर यही मुहूर्त रहने दो पंडित, और समय पर आ जाना, और मैंने जो समझा दिया है वह याद रखना। जी साहब। पंडित जी आशीर्वाद देते हुए मंगल गान गाते हुए अपना झोला लेकर विदा होने लगे। तब दादाजी ने कहा, पंडित जी आप भी रुक जाइए और रात का भोजन करके ही जाइए। लेकिन सर मुझे अभी भी डर लग रहा है, अगर अर्नब वापस नहीं आया तो? कहा न तुम्हें, चिंता मत करो, मैं चाहूँ तो कल पहुँचेगा और वह परसों वापस इंडिया की फ़्लाइट ले लेगा। मिस्टर खन्ना ने आदित्य जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। सर भगवान करे ऐसा ही हो, आपकी बातें सच हो जाए। सच ही होगा, और देखना बहुत अच्छे से सब संपन्न होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन सर अब क्या है, कन्यादान मैं करूँगा। अरे तुम्हारी बेटी है तो तुम ही करोगे ना, मैं तो बहू घर लाऊंगा। बोलकर दोनों हंसने लगे। अब माहौल जरा खुशनुमा हो चुका था। भीमा भी खुश था, पर मन में कहीं न कहीं डर भी लग रहा था। अगर भाई को पता चल गया कि मैंने सब सच बता दिया है
तो पता नहीं क्या कहेंगे। इधर कुछ देर में डिनर तैयार हुआ और सभी एक साथ टेबल पर बैठकर डिनर किया। फिर पंडित जी और मिस्टर खन्ना अपने अपने घर को विदा हुए। हरि काका दादाजी को भी उनके कमरे में ले गए। तभी अदिति उनकी जो जो दवाइयाँ थी सब उन्हें दे दी और जब दादाजी सो गए तब वह भी खाना खाकर अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई और एक बार फिर आंखों के सामने पिछली सारी बातें घूमने लगीं। अब सोते सोते नींद से आंखों से गायब हो गई थी। वह करवट से पीठ के बल लेट गई और एकटक छत की ओर देखने लगी। पता नहीं मेरा जीवन किधर जा रहा है, किस दिशा में, कहाँ जा रहे हैं। कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा, कोई ठिकाना नहीं दिख रहा। प्रभु, सब तुम पर छोड़ती हूँ, जो तुम्हें ठीक लगे करना। तभी अचानक ही उसे अर्नब की याद आ गई। उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करना, चैन का सुलझाना और बाल के लट को कान के पीछे करना। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई और तुरंत करवटें बदलकर अपने हाथों को मोड़कर गालों के नीचे रखते हुए आंखें बंद कर लीं। तभी उसकी कही बातें याद आ गई। दादाजी का ख्याल अच्छे से रखना, अगर वह खुश हो गए तो अगले महीने पेमेंट डबल कर दूंगा। याद आते ही तुरंत हंसी गायब हो गई। फिर से पीठ के बल लेट गई और छत की तरफ देखने लगी। ओह गॉड, यह मैं क्या सोच रही थी। तभी अर्नब का अनावरण धर आँखों के सामने आ गया और उसका कहना भी कि मेरे 6 पैक एब्स देखकर मुझ पर तुम्हारी नज़रें ठहर जाएगी। याद आते ही एक बार फिर हंसते हुए करवटें बदल लेती है वो। अरे, यह मुझे क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में यह उल्टी सीधी बातें क्यों आ रही है। संभल जा अदिति, औकात से बाहर की मत सोच, सपने मत देख, वरना तकलीफ़ ही मिलेगी। अरे, जब नींव को डिजर्व नहीं कर सकती तुम, तो फिर यह तो बहुत दूर की बात है। और फिर वह अपनी आंखें बंद कर ली और न जाने किस पहर में वह नींद के आगोश में चली गई। इधर फ्लाइट में बैठा अर्नब के दिमाग में भी ऐसी ही बातें चल रही थी और दिमाग उथल पुथल हो रहा था। तो मन को स्थिर करने के लिए उसने मोबाइल निकाल लिया और डाउनलोड किया हुआ वीडियो देखने लगा। तभी अचानक भीमा का भेजा हुआ वीडियो की याद आ गई और तुरंत उसे ढूंढने लगा, लेकिन वह तो डिलीट कर चुका था। उसने मोबाइल बंद किया और आंखें बंद कर ली। ना चाहते हुए भी अदिति की यादें दिमाग में उभरने लगी। दोनों के चैन उलझना, उसे अपने बेहद करीब कर चैन सुलझाना। तभी अचानक ही उसका हंसता हुआ चेहरा आंखों के सामने आ गया और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मन को सुकून मिला। चलो, अब पहुंचकर कॉल करता हूँ, वह ठीक है या नहीं, मन लग रहा है या नहीं। लेकिन अगले ही पल वह आँख खोलकर बैठ गया। मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ, वह तो सिर्फ एक केयर टेकर है। हाँ, तो क्या हो गया, फिर भी मैं कॉल करके पूछूंगा दादाजी का ध्यान रखती है कि नहीं, नाश्ता खाना में क्या बना कर देती है और समय पर देती है कि नहीं। हाँ, देती ही होगी, खाना तो अच्छा बनाना जानती है वो। तभी उसे अदिति का हलवा बनाना याद आ गया और उसकी उंगली चाकू से कटना और अदिति का झट से उसकी उंगली पकड़कर अपने मुंह में डालना। सोचते ही उसके मन में एक बार फिर झंझनाहट सी हुई, चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और एक बार फिर तुरंत मोबाइल निकालकर फ़ोटो गैलरी में जाकर रिसेंटली डिलीटेड में से वह वीडियो ढूंढने लगा और वो मिल भी गया तो चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। चलो, पहुंचते ही इसे फिर से रीस्टोर कर लूँगा। इधर नीव बार बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में फेल हो रहा था। लास्ट टाइम तो प्री और मेंस भी क्लियर कर लिया था, बस इंटरव्यू में वह सफल नहीं हो पाया था। पर इस बार तो प्री भी क्लियर नहीं कर पाया। वह काफ़ी कोशिश कर रहा था पर न जाने कहाँ चूक हो जाती थी और वह फेल हो जा रहा था। और जब बार बार असफल होने लगा तो घर वाले भी ज़रा नाराज़ हो गए और उसके जो दोस्त थे वह भी आगे बढ़ गए, बस वही पीछे रह गया। तो एक दिन चिढ़कर रमेश बाबू ने कहा, एक काम करो,
तुम कानपुर छोड़कर दिल्ली में ही रहकर तैयारी शुरू कर दो। नीव को भी यह बातें सही लगी और उसने अब दिल्ली में ही रहने का फ़ैसला किया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत जल्द मैं नया भाग अपलोड करूँगी। थैंक यू।